बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ड्रीम अचीवर्स बाय मोहम्मद अदनान। हमारा ये डेमोक्रेसी सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। हमने पिछले दो लेक्चर्स के अंदर डेमोक्रेसी की जो बैकग्राउंड था उसको पढ़ने की कोशिश की थी। फर्स्ट लेक्चर आपको चैनल में मिल जाएंगे और उनका आपको उन दोनों लेक्चर्स का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है वो रिसीव हो जाएगा। वहाँ से आप इनकी डेमोक्रेसी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पिछले दोनों लेक्चर्स को देख सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर अगर हम इनका बैकग्राउंड को थोड़ा सा डिस्कस करके आगे चलें तो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वाई डिड डेमोक्रेसी स्प्रेड, कि डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों पेश आई, कि डेमोक्रेसी को दुनिया में स्प्रेड अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स पहले भी चल रही थी। एथनियन टाइम पीरियड से आगे तक जो है अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट चल रही थी, मोनार्कियल गवर्नमेंट चल रही थी, फिलोसफर किंग की गवर्नमेंट चल रही थी, प्रिंस की गवर्नमेंट चल रही थी, सिंगुलर किंगशिप की गवर्नमेंट चल रही थी। ये सारी चीज़ें हो रही थी, बट एट द एंड ज़रूरत किस चीज़ की पड़ गई कि डेमोक्रेसी की ज़रूरत पड़ी। तो उसके लिए हमने डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी की ज़रूरत पड़ी फॉर द ह्यूमन इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। फिर देखा कि डेमोक्रेसी को स्प्रेड करने के कौन कौन से दो फैक्टर्स थे। तो एक हमने फैक्टर डिस्कस किया आइडिया और लेजिटिमेसी, और दूसरा फैक्टर हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक ग्रोथ का। फिर हमने सेकंड लेक्चर के अंदर डेमोक्रेसी के नेक्स्ट फेज को डिस्कस किया, द प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी टू स्प्रेड। हमने उसके अंदर दो वेव्स डिस्कस किए। हमने ग्लोरियस रेवोल्यूशन को डिस्कस किया, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस किया, उसके बाद हमने 1848 की रेवोल्यूशन को भी डिस्कस किया। उनके अंदर हमने थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्राइजेशन को भी डिस्कस किया। आज हम उससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं कि डेमोक्रेसी फ्रॉम 1848 टू अरब स्प्रिंग 2011, कि 1848 के अंदर जो रेवोल्यूशन हुई, जो 1 ईयर रेवोल्यूशंस थी, जो कुछ फैक्टर्स की वजह से फेल हो गई। उनमें कुछ सोशल मोबिलाइजेशन के थे, कुछ डिफरेंट क्लास कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज थे, जिसकी वजह से वो 1848 की जो रेवोल्यूशन थी वो फेल हो गई। अब हम आगे देखते हैं अरब स्प्रिंग 2011। सम ऑब्जर्वर्स लाइक सैमुअल हंटिंगटन, मोरे साहब, ये सारे अरब स्प्रिंग को फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्राइजेशन भी कहते हैं। अब इसको फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्राइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पिछली थ्री वेव ऑफ डेमोक्राइजेशन थी, जो लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्ड वेव ऑफ डेमोक्राइजेशन फ्रॉम 1970 टू 2010, उस वेव का असर जो था वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप के ऊपर था। उसका असर हम अरब पे नज़र ही नहीं आता। अरब के वो जो रेवोल्यूशन थी, वो जो वेव थी, अरब रीजन जो था, मिडल ईस्ट का जो रीजन था, वो उसका पार्ट ही नहीं था। तो 2011 में ऐसा क्या हुआ कि पिछली वेव्स जो हैं वो अरब के अथॉरिटेरियन रिजीम को कुछ ना कर सकी और अचानक क्या हो गया? तो इसकी जो इनिशिएशन थी वो 2011 के अंदर स्टार्ट हुई, और मिडिल ईस्ट का एक कंट्री तुनिसिया, वहाँ से ये स्टार्ट हुई। तुनिसिया का एक मिडल मैन पर्सन था, मिडिल क्लास का पर्सन था, हिज नेम वाज मोहम्मद बौजीजी। उन्होंने उस टाइम अथॉरिटेरियन एंड डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट थी जैनुल आबिदीन बिन अली तुनिसिया के अंदर। तो ये बेसिकली जो मोहम्मद बौजीजी साहब थे, ये तुनिसिया के अंदर एक स्ट्रीट वेंडर थे। इन्होंने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया अगेंस्ट ह्यूमन इक्वालिटी। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि ये स्ट्रीट वेंडर थे। तो जो बिन अली साहब की पुलिस थी वो उन्होंने क्या किया, इनका सामान जो है वो उठा के फेंक दिया। उसके बाद इसके ऊपर बौजीजी साहब ने प्रोटेस्ट किया,
और प्रोटेस्ट करते हुए भी पुलिस ने इनको मारा भी सही, और ह्यूमन डिग्निटी एंड ह्यूमन इक्वालिटी को जो है वो इन्होंने अंडरमाइन किया, जिसके ऊपर मोहम्मद अल बौजीज़ी साहब ने केरोसिन फेंका अपने ऊपर और ख़ुद को आग लगा दी और इनकी डेथ हो गई। तो ये जो रेवोल्यूशन थी ये तुनीसिया से स्टार्ट हुई और मिडल ईस्ट के दूसरे बहुत सारे कंट्रीज़ लाइक लीबिया, यमन, इजिप्ट, इस जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर जो है वो ये अरब स्प्रिंग जो है वो स्टार्ट हुआ। बहुत सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, लाइक इजिप्ट के अंदर मोहम्मद मोरसी साहब थे, लीबिया के अंदर मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब थे, एंड सीरिया अगेंस्ट बशार अल असद साहब। ये सारे प्रोटेस्ट जो थे ये बेसिकली डिमांड वन थिंग जिससे इनिशिएट हुआ, दैट वाज ह्यूमन इक्वालिटी एंड डिग्निटी। जो हमने वाई डिड डेमोक्रेसी स्प्रेड के, डेमोक्रेसी का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वाई डिड डेमोक्रेसी स्प्रेड, उसके अंदर हमने डिस्कस किया ह्यूमन इक्वालिटी एंड आइडिया टू इनिशिएट द डेमोक्रेसी। The idea of democracy is hidden in democratic idea which is human equality and human dignity। तो ये भी प्रोटेस्ट और अरब स्प्रिंग की जो रेवोल्यूशन थी ये भी ह्यूमन इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी के आइडिया के ऊपर ही स्टार्ट हुई। और ये किसके अगेंस्ट थी? ये अगेंस्ट थी अगेंस्ट ट्रेडिशनल मोनार्कीज रिमेन इन पावर्स। हम आगे डिस्कस करेंगे भी सही कि अरब स्प्रिंग की जो रेवोल्यूशन थी और पीछे जो 3 वेव्स ऑफ रेवोल्यूशन हमने पढ़ी उनमें और इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। अब ये जो मूवमेंट थी ये भी कोई बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी। ठीक है, इसकी वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक इजिप्ट, तुनीसिया, इन सब कंट्रीज़ के अंदर डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस तो करवा दिया गया। तुनीसिया के प्रेसिडेंट ने बहुत बार मीडिया के ऊपर आके ये बात की दैट आवर विनिंग थिंग इज दैट we are going to ensure democracy in the country, but democracy itself not a winning part। अगर आप कहते हैं कि आप एक कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी को इंश्योर करवा रहे हैं, डेमोक्रेसी मीन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन द पॉलिटिकल सिनेरियो, सिंपली डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है जो बाद में जो डेमोक्रेसी को इनिशिएट करवाती है। बट आप पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंश्योर करवा दें, बट आपके इंस्टीट्यूशंस ही यूनिफाइड ना हो तो वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, सिंपली है, आफ्टर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान इन 1947, पाकिस्तान के अंदर 1956 के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमारे कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी को इंश्योर करवाया गया। 1970 के अंदर फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए, 1960s में जाके 1965 में जाके प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे। तो डेमोक्रेसी तो इंश्योर करवाई गई थी, बट उस डेमोक्रेसी हो गई बट हमारे इंस्टीट्यूशनल यूनिफिकेशन ही आज तक नहीं हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी स्ट्रांग ही नहीं हुई। मैं सिंपली इसकी एक डेफिनेशन देता हूं जो मिडिल ईस्ट पे ऊपर अप्लाई होती है और पाकिस्तान में मेन सिनेरियो है इस चीज का। आप देखें कि आफ्टर द बर्थ 1947 पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट भी बढ़ा हुआ, बेहतर हुआ, यूनिवर्सिटी एजुकेशन बेहतर हुआ, हायर एजुकेशन एज कंपेयर टू दैट टाइम इंप्रूव ही हुआ है ना, हायर एजुकेशन इंप्रूव हुई है, हेल्थ इंप्रूव हुई है। उसके बाद भी हालात ठीक नहीं है पाकिस्तान के आफ्टर द 76 ईयर्स ऑफ बर्थ। हम आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर वही इश्यूज हैं जो रूट कॉज पाकिस्तान के बर्थ के टाइम के थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आज भी है, वो तब भी थी, इकोनॉमिक इश्यूज तब भी थे, वो आज भी है, इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस तब भी था, आज भी है, ह्यूमन इक्वालिटी तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच
आप ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें 1947 में भी नज़र नहीं आती थी, वो आज भी नज़र नहीं आती। तो यहाँ पे डिबेट ये बनती है कि अगर एट दैट टाइम पाकिस्तान के अंदर सोशल मोबिलाइजेशन नहीं थी, आज है, तो फिर भी ऐसा क्यों है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है नॉन यूनिफिकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। हमारे इंस्टीट्यूशंस ही एक पेज के ऊपर नहीं नजर आते और प्रॉपरली वो डेमोक्राइज्ड ही नजर नहीं आते। आप दूर नहीं जाएं, आप अपनी सिर्फ 3 टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को उठा के देख लें, आपको हिस्ट्री के अंदर कभी भी ये तीनों एक पेज के ऊपर नजर नहीं आएंगे। उसके अलावा हम गवर्नेंस के अंदर ये चीज समझते हैं, मैं आपको थोड़ी सी इसके अंदर डिटेल बताता चलूं, टॉपिक से थोड़ा सा बात मैं साइड पे बोल रहा हूं कि हम गवर्नेंस के अंदर ये समझते हैं कि गवर्नेंस के अंदर जनाब ये 3 टायर्स ही हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये 3 चीजें हैं, अगर ये 3 वर्क करेंगे गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नेंस को या किसी भी स्टेट की गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए सिर्फ ये नहीं होता। स्टेट की गवर्नेंस के लिए आपकी इकोनॉमी का बेहतर होना जरूरी है। स्टेट की गवर्नेंस के लिए आपके ये तीनों एस्पेक्ट्स को, जो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सिविल सर्विस, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, इनका बेहतर होना जरूरी है। सिविल सोसाइटी का बेहतर होना जरूरी है। मिलिट्री का आपका एक पेज के ऊपर होना जरूरी है। आपको डेमोक्राइज्ड करना जरूरी है। आपके जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट है, जिनके अंदर इंटरनल पॉलिसी है, एक्सटर्नल पॉलिसी है, इंटरनल इश्यूज हैं, फॉरेन पॉलिसी है, ये सारी चीज़ों की यूनिफिकेशन आपको चाहिए होती है एक पेज के ऊपर, फिर जाके किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की गवर्नेंस बेहतर होती है। अब हुआ क्या कि तुनिसिया और इजिप्ट के अंदर डेमोक्रेसी को तो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, सोशल फैक्टर्स एंड सोशल इंडिकेटर्स भी बेहतर कर दिए गए, हायर एजुकेशन बेहतर हुई, हेल्थ की फैसिलिटी बेहतर हुई। बट एट द एंड क्या हुआ? एट द एंड इशू ये हुआ, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है उसके अंदर, कि तुनिसिया के अंदर डेमोक्राइजेशन के बाद उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो मैकेनिज्म था या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी, वो ही नहीं डेवलप की गई, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट मजीद इंक्रीज हो गई। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी मजीद इनहेंस कर गई, जिसकी वजह से अब डेमोक्रेसी के जो फ्रूट्स थे वो तो नहीं मिले। जो यूरोप को डेमोक्रेसी के बाद जो फ्रूट्स हमें नजर आते हैं, ब्रिटेन, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सारे कंट्रीज के अंदर जो हमें फ्रूट्स नजर आते हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल मोबिलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, परचेजिंग पावर, मोबिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो हमें डेमोक्रेसी के फ्रूट्स हमें नज़र आते हैं यूरोप के अंदर, वो हमें अरब या एशिया के अंदर नज़र ही नहीं आते। उसकी सबसे मेजर जो इशू है, कॉज है इन सब चीज़ों के बेहतर ना होने की वजह से, दैट इज द इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस एंड लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ। इसकी अगेन एक छोटी सी मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं। जब हमारा ये चीज सोची जाती है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। फॉर एग्जांपल जियोग्राफी ली जाती है, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्सेज लिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्किल लेबर ली जाती है। बट अगर मैं इन्हीं तीनों चीज़ों को कंपैरिजन करूं नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के अंदर, तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूएसए है, साउथ अमेरिका के अंदर ब्राज़ील, अर्जेंटीना आपको नज़र आते हैं। तो आप देखें कि जियोग्राफी सेम है, नेचुरल रिसोर्सेज सेम है, इन्वायरमेंट सेम है, हर चीज़ सेम है, बट फिर भी आप देखें कि नॉर्थ अमेरिका जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री है, साउथ अमेरिका के मोस्ट कंट्रीज आपको डेवलपिंग के अंदर नज़र आते हैं। यूएसए एंड मैक्सिको का बॉर्डर सेम है, बट आपको देखें कि यूएसए में आपको डेवलपमेंट नज़र आती है, मैक्सिको आपको डेवलपिंग के अंदर नज़र आता है। सिक्योरिटी इश्यूज भी वहाँ पे प्रिवेल करते हैं मैक्सिको के अंदर। तो यहाँ पे हमने एट द एंड क्या समझा कि अरब स्प्रिंग की जो सबसे बड़ी फेलियर थी, दैट वाज
लैक ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अब उससे हुआ क्या? अब उससे डेमोक्रेसी तो इंश्योर नहीं हुई बहुत सारे कंट्रीज के अंदर। अरब के, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज हैं, कई में हो गई, जैसे हम तुनीसिया, इजिप्ट वगैरह के अंदर तो हो गई, बट बाकी कंट्रीज के अंदर नहीं हुई। और इसका उल्टा असर क्या हुआ कि जो इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, जिहादिस्ट मूवमेंट्स थी, उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उनको हुआ। This violence and instability further helps jihadists who already were anti-democratic. फर्दर एक इनसिक्योरिटी पैदा हो गई वहां पे। उसके अलावा क्या था कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उन्हें भी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था अरब के अंदर डेमोक्रेसी का। लाइक यूएसए एंड इसराइल, उन्होंने मुनार्क के साथ एनर्जी के प्रोजेक्ट किए, एग्रीमेंट्स किए और अपना बेनिफिट लिया। अब हम आगे देखते हैं एक टॉपिक कि एक जो लिबरल डेमोक्रेसी होती है, लिबरल डेमोक्रेसी के मेजर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट जो हम जिसका हम अभी डिस्कस कर रहे थे, इंस्टीट्यूशन का, इंट्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इन द स्टेट। उसके बाद वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, इफेक्टिव स्टेट ब्यूरोक्रेसी, free and vigilant media, respect rule more than individuals. Last but not the least is share collective sense of identity and nationhood, mean all the nation, all the organizations, all the legislatures should be on one page. उसके बाद मैं बता चुका हूं कि एब्सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन अरब स्प्रिंग, और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल थी कि 2003 के अंदर जब यूएसए ने इराकी गवर्नमेंट सदर सदाम को हटाने की कोशिश की और वहां पे डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की, तो वेरी ऑफन बाद उनको इस चीज़ का पता चल गया कि डेमोक्रेसी को तो इंश्योर करवाना ईजी है, बट उसके बाद दैट इज़ द वेस्ट स्पेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन अंडर द डेमोक्रेसी। They discovered that they had to preside over a chaotic and violent society from which institutions were largely absent. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अरब स्प्रिंग एंड यूरोपियन डेमोक्राइजेशन के अंदर डिफरेंस क्या था। सबसे पहले ये डिफरेंस है कि यूरोप के अंदर कई कंट्रीज जो हैं वो थर्ड वेव ऑफ डेमोक्राइजेशन से पहले पहले कुछ ना कुछ हद तक डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करवा चुके थे और डेमोक्रेसी को देख चुके थे। बट अरब के अंदर, अरब स्प्रिंग के अंदर 2011 से पहले डेमोक्रेसी का बिल्कुल किसी किस्म का नाम निशान नहीं था। उसके बाद सेकंड क्या है कि जो थर्ड वेव ऑफ डेमोक्राइजेशन था उसके अंदर डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन, लाइक यूएसए, लाइक आईएलओ लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो उन कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। बट अरब के अंदर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। उसके बाद यूरोप के अंदर जो मिडिल क्लास थी, जो मिडिल क्लास वाज द मेजर एक्टर ऑफ डेमोक्राइजेशन एंड रेवोल्यूशन। बट अरब के अंदर जो मिडिल क्लास थी उनका, एक तो मिडिल क्लास का आपस के अंदर किसी किस्म की यूनिफिकेशन नहीं थी, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अरब थर्ड वेव ऑफ डेमोक्राइजेशन के अंदर मिडिल क्लास ने जो 4 क्लासेस हमने पढ़ी, बोर्जवा, प्रोलेटारिएट, पीजेंट एंड वर्किंग क्लास, तो वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास और पीजेंट, 4 क्लासेस हमने जो पढ़ी थी। तो उसके अंदर क्या था कि जो मिडिल क्लास थी उन्होंने डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर डिफरेंट क्लास के साथ एग्रीमेंट्स किए। जिस तरह 1915 यूनिवर्सल सफरेज के लिए मिडिल क्लास ने पीजेंट के साथ एग्रीमेंट किया। उसके बाद क्या था कि जो यूरोप था वो थर्ड वेव ऑफ डेमोक्राइजेशन से पहले पहले डेमोक्रेसी के फ्रूट्स देख चुका था जो अरब में नहीं थे। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या था कि
जो यूरोपियन डेमोक्रेसी थी उसके अंदर कल्चर एंड रिलीजन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नहीं था। हाँ, एट सम एक्सटेंट था। जो कंजर्वेटिव पार्टीज थी हर कंट्री की, वो एथनिसिटी, रिलीजन एंड ट्रेडिशंस के ऊपर थी, बट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से कंजर्वेटिव पार्टीज ने अपना मैनिफेस्टो बाद में चेंज किया। बट अरब के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर कल्चर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर एंड रिलीजन, आपको सेक्टेरियन नज़र आती हैं ये चीज़ें। उसके बाद क्या था कि यूरोप कंजर्वेटिव जो थे, यूरोप के अंदर जो डेमोक्रेसी थी उसको वो अंदर से ठीक हो रही थी, मतलब उनके इंटरनल फोर्सेस थी जो वर्क कर रही थी। बट अरब स्प्रिंग के अंदर एक्सटर्नल फोर्सेस थी जो असिस्टेंस थी, वर्क कर रही थी, लाइक यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज़। आप अरब के अंदर देख सकते हैं, सीरिया को देख लें, आप यमन के कन्फ्लिक्ट को देख लें, आप इराक के इन्वेजन 2003 को देख लें, आप सेंट्रल एशियन कंट्री, साउथ एशियन कंट्री, अफ़गानिस्तान, उनका देख लें, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का रहा है। उसके बाद क्या है कि जिस तरह वो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी दैट कॉज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जो मैंने आपको कहा कि तुनीसिया इम्प्रूव सोशल इंडिकेटर्स एंड लिटरेसी रेट बट लैक इन द जॉब, जिससे फर्दर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इनहेंस हुई। कुछ सिमिलैरिटीज़ भी थी दोनों के अंदर, 1848 की रेवोल्यूशन एंड अरब स्प्रिंग के अंदर। अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि जब अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ 2011 तक, तब तक अरब के अंदर भी अर्बन मूवमेंट बहुत हद तक इंक्रीज हो चुकी थी। अरब मूवमेंट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि बहुत हद तक वहाँ पे परचेजिंग पावर एंड ह्यूमन फैसिलिटीज़ जो है वो बेहतर हो चुकी थी, वर्किंग क्लास की सिचुएशन बेहतर हो चुकी थी और मिडिल क्लास जो है वो इमर्ज हो चुकी थी। तो वहाँ पे भी जो मेन एक्टर रहा था रेवोल्यूशन का अरब स्प्रिंग के अंदर, वो भी मिडिल क्लास ही रही, जैसे यूरोपियन रेवोल्यूशन के अंदर था। उसके बाद क्या था कि जो यूरोपियन रेवोल्यूशन थी, हमने कल उसका पढ़ा था, लॉन्ग रोड टू डेमोक्रेसी। उसके अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि नेशनलिज्म जो था वो एक मेजर फैक्टर था अगेंस्ट डेमोक्रेसी, जिसके अंदर आपको जर्मनी के हिटलर साहब की स्टोरी नज़र आती है, मोसोलिनी इटली की स्टोरी नज़र आती है, नेपोलियन साहब की फ्रांस के अंदर आपको हिस्ट्री नज़र आती है। तो ये जो नेशनलिज्म के अथॉरिटेरियन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाए गए, ये भी डेमोक्रेसी के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट रहे हैं हिस्ट्री के अंदर। तो यूरोप के अंदर नेशनलिज्म था और अरब के अंदर जो है वो सेक्टेरियन इश्यूज रहे हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट रहे हैं। उसके बाद क्या है कि बोथ रेवोल्यूशन इनिशिएट बाय मिडिल क्लास वर की एक्टर्स ऑफ रेवोल्यूशन, दे अलाइन विद अदर क्लास not for extended democracy but restrict popular forces that threaten their interest। उसके बाद हम देखते हैं कि एडवेंट ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम इन अरब। तो जो अरब स्प्रिंग था, इसका कहीं ना कहीं फ़ायदे से ज़्यादा जो है वो इंस्टेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, चाहे पॉलिटिकल था चाहे इकोनॉमिक था। क्यों? क्योंकि इससे जिहादिस्ट और इस्लामिस्ट मूवमेंट इंक्रीज कर गए। सीरिया के अंदर देख लें जिहादिस्ट मूवमेंट, यमन के अंदर जिहादिस्ट मूवमेंट, आपको इसी तरह मिडल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट जिहादिस्ट और इस्लामाइजेशन, इस्लामिस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो नज़र आएंगी। तो ये जो इस्लामिस्ट मूवमेंट थी, अब इस इस्लामिस्ट मूवमेंट ने बेसिकली, अगर इससे हम पीछे हिस्ट्री के अंदर चले जाए, तो आफ्टर द कॉलोनियलिज्म एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियलिज्म, अरब के अंदर एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की गई, दैट वाज सेक्युलर नेशनलिज्म।
बट सेकुलर नेशनलिज्म जो था इसके अंदर बहुत ज़्यादा हर्डल्स आई, कल्चरल हर्डल्स थी, ट्रेडिशनल हर्डल्स थी, सेक्टेरियन हर्डल्स थी, जिसकी वजह से ये सेक्युलर नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट फेल हो गया। और फेल मेजर किन चीज़ों के अंदर हुआ? कंसिस्टेंट एंड शेयर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो कन्फ्लिक्ट रिलेटेड इश्यूज थे लाइक इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट जो अरब मिडल ईस्ट के अंदर है वो नहीं पूरा हो सका। उसके बाद क्या था? अनदर रीज़न टू स्ट्रेंथन ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम टुडे इज़ दैट इट कैन स्पीक टू इशू ऑफ आइडेंटिटी, रिलीजन एंड सोशल क्लास सिमुलटेनियसली। एक ही टाइम के अंदर ये तीनों चीज़ों की बात करता है, आइडेंटिटी, मुस्लिम आइडेंटिटी, रिलीजन, सेक्टेरियन इशू, और सोशल क्लास। सोशल क्लास के अंदर वो कहते हैं कि इक्वालिटी एंड डिग्निटी की बात की जाती है। रिलीजन इन अरब एंड नेशनलिज्म इन यूरोप प्लेड सम रोल अगेंस्ट लिबरल डेमोक्रेसी, और ये कॉन्सेप्ट दिया था अर्नेस्ट जेलनर ने। अब कंक्लूड कैसे करते हैं इस चीज़ को? वो दैट इज़ यूरोप लॉन्ग। अब कंक्लूड इसकी सबसे मेन अगर हम डिफरेंस करें कि अरब स्प्रिंग का रास्ता जो लॉन्ग रोड टू डेमोक्रेसी था वो ज़्यादा टॉर्चर्ड एंड डिफ़िकल्ट था या यूरोप का रास्ता ज़्यादा डिफ़िकल्ट था? तो इसके अंदर अगर मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि यूरोप का जो रास्ता था वो ज़्यादा मुश्किल था, ज़्यादा टॉर्चर्ड एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन था। वो कैसे? कि यूरोप के अंदर जो डेमोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। देखें अरब, ठीक है, मिडल ईस्ट के अंदर डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट दुनिया के अंदर ग्लोबल लेवल के ऊपर तो था ना, और ग्लोबल फ्रूट्स डेमोक्रेसी के सब देख चुके थे। बट यूरोप के अंदर जब डेमोक्रेसी की वेव्स आई और डेमोक्रेसी को इंश्योर करवाना शुरू हुआ, जिसके अंदर पहले बात कर चुका हूँ, ह्यूमन इक्वालिटी, डिग्निटी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ें जब इंट्रोड्यूस करवाई गई तो उस टाइम तो किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो यूरोप के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता था। उसके बाद कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई पेज नहीं था जिसके ऊपर कोई बात की जाए। उसके बाद डिफरेंट प्रॉब्लमेटिक नेशनलिज्म के अलग इश्यूज थे, अथॉरिटेरियन किंगशिप, कैथोलिक इश्यूज, सेक्टेरियन इश्यूज, कल्चरल इश्यूज, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, ये सारी चीज़ें थी। तो यूरोप का लॉन्ग रोड ऑफ डेमोक्रेसी जो था वो ज़्यादा टॉर्चर्ड था एज कंपेयर टू अरब स्प्रिंग। दैट इज़ द डेमोक्रेसी फ्रॉम 1848 टू अरब स्प्रिंग। तो अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और जो बाकी पिछली 2 वीडियोस का लिंक है वो आपको इनबॉक्स के अंदर जो है वो मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।